सब अंग। तो कला, साहित्य, संगीत, प्रेम, इनमें जो डूबा है वही तर सकता है, वही पार हो सकता है, और जो इनमें नहीं डूबता है उसका उद्धार संभव नहीं है। तो इस प्रकार बिहारी ने अपने विचार को, अपने कंसेप्ट को भी अपनी सत्सई के माध्यम से कई जगहों पर व्यक्त किया है। आप बिहारी के श्रृंगार के मुक्तक उठा लीजिए, कहीं से भी कोई मुक्तक, बिहारी अपनी बात को जब कहते हैं तो एक अलंकारिकता के द्वारा, अलंकार के सौंदर्य के साथ कविता, उनकी कविता में भाव के साथ अलंकार दोनों साथ साथ चलते हैं। देखिए विरोधाभास अलंकार का कैसा सुंदर वर्णन किया है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यहाँ श्याम रंग का अर्थ है एक तो कृष्ण का श्याम रंग, कृष्ण की भक्ति का रंग, कृष्ण के प्रेम का रंग। इसमें जो जो डूबता है वही उज्ज्वल होकर बाहर निकलता है। तो अनुराग तत्व के प्रति बिहारी ने कैसी अपनी बात को यहाँ पर विरोधाभास के द्वारा व्यक्त किया है। बिहारी ये जानते हैं कि प्रेम में कभी कभी मर्यादा या लज्जा या संयम को एक तरफ रखना पड़ता है। उसे भी उन्होंने अपनी एक कविता के द्वारा व्यक्त किया है कि लाज लगाम न मानही, नैना मोह बस नाही। ये प्रेम में सारी भूमिका नेत्रों की होती है, और वो हमारे बस में नहीं है। लाज लगाम न मानही, लाज रूपी लगाम को वे स्वीकार नहीं करते हैं। कैसे हैं ये नेत्र? ए मुँहजोर तुरंग जो ऐंचत हूँ चली जाए। ये किसी मुँहजोर घोड़े की तरह हैं, जब प्रेमिका को देखते हैं, प्रेसी को देखते हैं, उसके तरफ आकर्षित होते हैं तो इनका रोके रुकना संभव नहीं है। प्रेम के जितने भी मनोभाव हैं, संचारी भाव हैं, हाव भाव हैं, बिहारी ने अपनी सत्सई में उनका बड़ा ही रसपूर्ण, बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। देखिए एक नायक और नायिका हैं और कैसे वे अपने मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं। कर मुंदरी की आरसी, जो अंगूठी है उसमें जो मोती है उसमें उसको दर्पण बना लिया है। कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाए, अपने प्रिय को उसमें प्रतिबिंबित पाकर पीठ दिए निधरक लखे इकटक डीठ लगाए। यद्यपि नायिका पीठ फेर कर खड़ी हुई है, लेकिन प्रियतम का जो चित्र है वो उसके अंगूठी के दर्पण में दिखाई दे रहा है, और वह एक नज़र टकटकी लगाकर उसे देखती है। और उस समय तुलसी की कवितावली याद आती है। मुझे याद है, प्रसंग याद आ रहा था कि ये जो है, तो क्या सर ऐसा है कि किसे तुलसीदास ने कहा रामचरितमानस के उद्देश्य को लेकर कि भाई नाना पुराण निगमागम सम्मत की जो सब जगह है वही यहाँ है, तो क्या बिहारी पर भी इस प्रकार का प्रभाव जो है दूसरे कवियों का, अपने पूर्ववर्ती कवियों का, कि जैसे अभी ये दोहा आपने कहा, तो उसमें कवितावली का जो प्रसंग है कि राम को रूप निहारत जान की कंगन के नग की परछाही, याते सबय सुध भूल गई कर टेर रही पल टारत नाही। तो ये उसी प्रकार का भाव जो है इस दोहे में है। और ये चीज़ जो है कि आँखों पर जितना रीतिकाल में लिखा गया है, मैं तो समझता हूँ ये एक शोध का विषय हो सकता है कि सबसे ज़्यादा यदि श्रृंगार रस में, रसिकता में आँखों का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है। बिहारी के मुक्तकों में हम नेत्रों की बात करेंगे इससे आगे। नेत्रों की चंचलता, उनकी बेधकता, उनकी घायल करने की शक्ति, उनकी सुंदरता, या बाण की तरह उनकी तीक्ष्णता। नेत्रों पर तो बिहारी ने इतना लिखा है कि पूरा एक नेत्र शास्त्र मानो बिहारी सत्सई में आ जाता है। और क्योंकि प्रेम में नेत्र जो हैं वो अहम भूमिका अदा करते हैं, इस बात को तो प्राय सभी कवियों ने स्वीकार किया है। और जैसा कि आपने बताया कि कवितावली का जो प्रसंग है उसमें जो भाव है वही भाव बिहारी में है। वास्तव में ये कवि जो हैं वो जीवन से के अनुभवों से कवि बने हैं। ये विवाह प्रसंग है या प्रेम प्रसंग है, उनका जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव जो है वो उनको
इस तरफ के भावों के प्रति आकर्षित करता है। बिहारी जब अपने प्रेम प्रसंगों का निरूपण करते हैं तो किस तरह छोटी छोटी बातों का, सूक्ष्म बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे एक नायक जो है वो पतंग उड़ा रहा है अपनी छत पर, जी और नायिका की छत पर पतंग का प्रतिबिंब पड़ रहा है, और नायिका प्रेम में इतनी पागल हो गई है, इतनी बौरा गई है कि उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए वो इधर उधर व्यर्थ में दौड़ती है, लेकिन प्रतिबिंब उसके हाथ में नहीं आता है। एक पूरा एक नाटकीय जो वर्णन है वो कवि ने किया है कि उड़त गुड़ी लखी लाल की, गुड़ी अर्थात पतंग, उड़त गुड़ी लखी लाल की, अंगना अंगना माही, आंगन आंगन में, बौरी लो दौरी फिरे, छुवत छबीली छां। देखिए अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास, छुवत छबीली छां। उस पतंग की चंचल परछाई को पकड़ने के लिए जो नायिका है वो पागल की तरह बौरा गई है, इस तरह से दौड़ रही है। ये जो भाव है वह वही कवि वर्णित कर सकता है जिसने इस प्रेम की अलग अलग दशाओं को, अंतर्दशाओं को स्वयं समझा हो और देखा हो। प्रियतम की अंगूठी, प्रियतम का छल्ला, प्रियतम की कोई निशानी, वो कैसे प्रेयसी के लिए अपने प्रेम का एक प्रतीक बन जाती है कि वह उससे अलग होने का नाम नहीं लेती। देखिए एक छोटा सा मुक्तक कि छला छबीले लाल को, अनुप्रास तो बिहारी के साथ साथ कदम कदम पर जी। चलता है। छला छबीले लाल को नवल नेह, नया नया प्रेम है, अभी अभी प्रेम हुआ है। नवल नेह लही नारी, चूमती चाहती, लाय उर पहरती, धरती उतार। कितने मनोभाव हैं कि चूमना, चाहना, हृदय पर लाना, पहनना और फिर उतार कर उसको सुरक्षित धर देना। तो बिहारी के एक मुक्तक में इतने सारे जो मनोभाव यहाँ पर व्यक्त होते हैं और उनको किस तरह से उन्होंने संगठित करके, सुनियोजित करके एक छोटे से दोहे में प्रस्तुत कर दिया है। यही तो बिहारी की कला है और गागर में सागर भरने की एक चेष्टा है। ऐसा एक दूसरा मुक्तक भी ले लें इसके साथ कि कर ले चूम चढ़ाए सिर, उर लगाए भुज भेंट, लही पाती पिय की लखती, बाँचती धरती समेट। प्रियतम की पाती आई है, उस पाती को कैसे वो प्रेम करती है, इस बात को बिहारी भली भांति जानते हैं। और ये जो प्रेम के प्रति जो रसिक भाव है वही बिहारी की कविता को जो है वो एक ऊंचाई पर ले जाता है। बिहारी के श्रृंगार वर्णन के साथ साथ हमें उनके सौंदर्य वर्णन को भी देखना पड़ेगा। रूप वर्णन, रूप और सौंदर्य के बिना श्रृंगार संभव नहीं है। दोनों में चोली दामन का साथ है और रूप का नशा ही प्रेम और श्रृंगार की तरफ उन्मुख करता है। देखिए रूप का नशा कैसा है, बिहारी ने उसकी जो बात की है कि डर न टरे, कोई डराए तो भी वो दूर नहीं होता। डर न टरे, नींद न परे, नींद से भी उसे दूर नहीं किया जा सकता। हरे न काल विपाक, एक लंबे समय की अवधि भी जो है वो उसे दूर कर सकती नहीं है। छिनक उछा की उछ के न, एक क्षण के लिए भी वह दूर नहीं होता। छिनक छा की उछ के न, फिर खरो विषम छवि छाक। ये सौंदर्य का जो नशा है वो बड़ा विषम है, बड़ा विचित्र है और उसे किसी भी कीमत पर दूर किया नहीं जा सकता। ये बिहारी ने अपनी सत्सई में इस भाव को समझा है और उसे कविता के द्वारा व्यक्त किया है। सौंदर्य के विषय में जैसे आपने कहा, ये इस सौंदर्य के विषय में तो इतने ज़्यादा दोहे और कहीं कहीं तो अतिशयोक्ति की हद को भी पार कर जाते हैं बिहारी। और सौंदर्य वर्णन में, और जैसे कि आपने कहा अभी, प्रेम का जो आश्रय है वो तो सौंदर्य ही है। बिना सौंदर्य के प्रेम कैसे संभव हो सकता है। तो उस सौंदर्य की चर्चा तो इतने विशाल रूप में, इतने ज़्यादा रूप में कि कोई भी दोहा हम पढ़ें तो उसमें सौंदर्य की वो छवि जो आती है कि
अंग अंग नग जगमगति दीप शिखा सी देह और दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़े उजारों गे। कि कमरे में अंधेरा है फिर भी नायिका की उपस्थिति ही जो है वो दीपक बुझा देने के बाद भी, और इससे भी बढ़ कर के एक दोहा जो और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मतलब इस सौंदर्य के प्रसंग में कि जुवती जोन में मिल गई नेक न परत लखाए सोहे के डोरे लगी चली अली संग जाए। तो ये सौंदर्य की ये पराकाष्ठा सौंदर्य। और एक चीज़ और है कि इस सौंदर्य की जो परिभाषा या सौंदर्य की जो मूर्ति बिहारी गढ़ते हैं वो सर किसी एक नायिका में तो संभव ही नहीं है। कई नायिकाओं किसी की आंख ले लें, किसी की नाक ले लें, किसी की होंठ ले लें, किसी का कुछ ले लें, तब जाकर के मसाला बनाएं, तब जाकर के बिहारी की नायिका तैयार हो सकती है। कि लिखनी बैठ जा की छवि गहि गहि गर्भ गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। तो ये सौंदर्य जो है वो इस प्रकार का सौंदर्य है और इसी सौंदर्य का आधार बनाकर बेस बना करके बिहारी जो रसिकता जो प्रेम का भवन निर्माण करते हैं वो कैसे गिर से ऊंचा कैसे ना हो। तो और कुछ जो है आपने ठीक ही बताया कि ये सौंदर्य जो है वह स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है और पल पल परिवर्तित है। और इसीलिए जब कोई चित्रकार उसको अपने चित्र में अंकित करने बैठता है तो वो धूर्त सिद्ध होता है, वह उसे अंकित नहीं कर पाता। इसी बात को आपने इस पंक्ति में बताया कि एक चित्रकार बैठा लिखने बैठी जाकी छवि गई गई गर्भ गरूर। बड़े बड़े चित्रकार बड़े गर्व से बड़े घमंड से बैठते हैं कि मैं इसका चित्र अंकित करूंगा, लेकिन जब चित्र अंकित करने बैठते हैं तो ये सब संभव होता नहीं है। तो सौंदर्य जैसे पंत जी की कविता में जो सौंदर्य है पल पल परिवर्तित सौंदर्य जो है उसको उन्होंने चित्रित किया है बिहारी ने। नायिका के इस सौंदर्य को और सौंदर्य के नशे को दोनों बातों को एक साथ लिया है। जैसे एक और दोहा है सर वो कि पत्रा होती थी पाइये वाह घर के चहुपास नित प्रति पुण्योई रहत आनन ओप उजास। ये तो ठीक है, लेकिन अब जैसे कि शुरू में आपने कहा कि भाई बिहारी जो भक्ति की आड़ लेकर के, और भक्ति की आड़ में भी श्रृंगार प्रमुख है, तो उसमें भी वो भक्ति को भी श्रृंगार में ढाल लेते हैं। कैसे कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने है गंभीर को घटिए ब्रस भानुजा वे हलधर के वीर। अब कहाँ भक्ति कृष्ण, कहाँ ब्रस भानुजा राधा और कहाँ इनका है श्रृंगार। तो ऐसा एक मुक्तक और भी है उनका, तज तीरथ हरि राधिका तन दुति करे अनुराग जिह ब्रजन केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। तो केवल कृष्ण नहीं लेकिन राधा और कृष्ण दोनों के समन्वित सौंदर्य की आप भक्ति कीजिए, तभी आपको पल पल पर प्रयाग का आनंद का अनुभव होगा। इससे भी बढ़कर सर एक चीज़ और एक दोहा और जो है वो ध्यान आकर्षित करता है सौंदर्य वर्णन के संदर्भ में, कैसे भक्ति और इनको कैसे मिलाया कि गोरे मुख पर तिल बन्यो ताहि करो प्रणाम, गोरे मुख पर तिल बन्यो ताहि करो प्रणाम मानो चंद बिछाई के पौढ़े शालिग्राम। अब बताइए नायिका के मुख पर तिल और कहाँ शालिग्राम, और ये जो सौंदर्य की अद्भुत छवि निर्मित करते हैं बिहारी, ये अपने आप में अद्वितीय है। और दूसरी चीज़ सर एक बात और ध्यान विद्यार्थियों को ध्यान कराने की है कि ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ रीतिकाल में श्रृंगार घोर श्रृंगार का वर्णन कहीं कहीं अश्लीलता को छूता है, बिहारी में वो चीज़ है। कहीं एक दो दोहों में मुझे मिली, लेकिन उसको हम नहिवत ही मान सकते हैं कि वो चीज़ जो है बिहारी उससे बहुत। और बिहारी का एक दोहा जो बहुत विद्वान कोट करते हैं कि मैं निसहा सोयो समुझ मुख चूम्यो ढिंग जाए हंस्यो खिसानी गर गयो रही गरे लपटाए। कि श्रृंगार रस की चरम निष्पत्ति यहाँ पर होती है, लेकिन सभा समाज कक्षा में कहीं पर भी आप इसका खुले रूप से पढ़ सकते हैं। वो जो चीज़ दूसरे कवियों में अश्लीलता छूती है वो बिहारी जो हैं उससे बचे हुए हैं। तो इस संदर्भ में भी कि सौंदर्य वर्णन जो है वो प्रेम का एक आधार है, और उस आधार को जो है बिहारी ने विधिवत निर्माण किया है नायिका के सौंदर्य को लेकर, भक्ति के तत्वों को मिला करके। और इसके और पक्षों को आप बताइए सर। सौंदर्य की बात
करते समय तो बिहारी में दृष्टांतों की कोई कमी नहीं है। और ये सौंदर्य कैसा है, एक नायिका नायक से कहती है कि लाल तुम्हारे रूप की कहो रीत यह कौन, जासों लागत पलक द्रग लागत पलक पलौन। देखिए, जासों लागत पलक द्रग, एक पल के लिए भी इस रूप से हमारी आंखें लग जाती हैं तो एक पल के लिए फिर आंखें लगती नहीं है। ये जो बात को कहने का जो तरीका है उसमें वक्रोक्ति भी है और एक ध्वनि का सौंदर्य भी है। ये बिहारी की कला का अपना सबसे बड़ा प्रमाण है। कई जगह बिहारी ने कुछ नए शब्द भी दिए हैं, जैसे सूरदास ने वात्सल्य रस की बात की। हमारे संस्कृत के 9 रसों में जिसका उल्लेख नहीं था, एक ऐसा नया रस सूर ने दिया और वात्सल्य का कोना कोना को झांकाए। बिहारी ने एक बतरस शब्द दिया है और वो भी उनकी रसिकता का प्रमाण है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे मोहन हंसे देन कहे नट जाए। देखिए, एक गोपी और कृष्ण के माध्यम से प्रेम की बात की गई है कि एक गोपी जो है वो जानती है कि कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय कोई चीज़ है तो मुरली है, और बात करने के बहाने उसने मुरली को चुरा लिया है। और वो जानती है कि मुरली लेने कृष्ण जरूर आएंगे, तो कृष्ण आते हैं और कहते हैं भाई मेरी मुरली है, चुराइए। तो बोले नहीं, लेकिन आँखों में हंसी है और कृष्ण समझ जाते हैं कि मुरली इसी के पास है। तो मुरली के निमित्त, मुरली के माध्यम से ये गोपी और कृष्ण या प्रेमी प्रेमिकाओं की इस रसिकता का निरूपण जो है वो बिहारी जब करते हैं और बतरस जैसा शब्द देते हैं, जो मुझे लगता है कि बतासे की तरह मीठा एक शब्द है, वो बिहारी सत्सई में हमको प्राप्त होता है। हम लोग बात कर रहे थे नेत्रों की। बिहारी ने नेत्रों की एक एक विशेषता को उजागर किया है। नेत्रों की सुंदरता, उनकी बेधकता, उनकी तीक्ष्णता, उनकी घायल करने की शक्ति। आप देखिए कुछ मुक्तक, बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैन। अब देखिए शब्द योजना, बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैन, हरिणी के नैनानुते हरि नी के ए नैन। हरिणी के नैन, हरिणी के नेत्रों से भी हे हरि, ये नेत्र ज़्यादा सुंदर हैं जिन्होंने कामदेव के बाणों को भी